ये कपल गलती से भविष्य के उस समय में चला जाता है जब पृथ्वी पूरी तरीके से खाली हो गई थी। इंसान तो दिखाई नहीं दे रहे थे और पूरी सभ्यता एकदम से ठप पड़ गई थी। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है राइली और जेन नाम के दो कपल को दिखाते हुए, जो कि यूएसए में रहते थे, लेकिन फिलहाल वो अपनी वेकेशन मनाने के लिए एक अनजान जगह पर जा रहे हैं। राइली एक अच्छे खासे घराने से बिलोंग करता है और उसे पैसों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन जेन हमेशा फिक्र किया करती कि अगर उसके पैसे खत्म हो गए और उसके फैमिली ने उसे बेदखल कर दिया तो वो कहाँ जाएगा और कैसे रहेगा। पर यहाँ राइली जेन से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसने इस ट्रिप में कई सारे डॉलर्स लगा दिए थे। उसे तो सिर्फ जेन का साथ चाहिए था और वो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा मजे कर सके, यही उसका ड्रीम होता है। राइली और जेन जल्द से जल्द ट्रैवल करते हुए अपने एक अनजान टूरिस्ट स्पॉट पर आते हैं और वहाँ से एक होटल में चेक इन करके कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जेन स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करती थी। उसके फादर खुद एक प्रीस्ट होते हैं जिनका एक छोटा सा चर्च हुआ करता था। पर वहीं राइली जो इन सारी चीजों में बिलीव नहीं करता, वो इसे फालतू की चीजें मानता है। राइली के हिसाब से ये सारी स्पिरिचुअलिटी और गॉड की चीजें एकदम बेकार हैं। ये सारी चीजें सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए बनाई गई हैं। अब राइली के पास उसके फादर का बहुत ही पुराना टेप रिकॉर्डर होता है। ये टेप रिकॉर्डर आज के जमाने का बिल्कुल भी नहीं था। जेन उसे थोड़ा बोलती है कि इस मॉडर्न जमाने में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, राइली फिर भी अपने फादर द्वारा बनाई गई इतने सालों पुरानी वाली चीजें यूज करता था। राइली इससे कभी भी एम्बैरेस नहीं हुआ क्योंकि ये सारी चीजें उसके फादर की याद दिलाया करती थी। अब फ्रेश होने के बाद दोनों निकल पड़ते हैं उस टूरिस्ट वाले प्लेस की तरफ। वहाँ पर तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के काफी सुंदर नजारे थे और तो और गर्म पानी के फाउंटेन्स वाली मल्टीपल प्लेसेस भी होती हैं। वो दोनों तो एक छोटे टूरिस्ट ग्रुप के साथ जुड़ गए थे और उनके साथ ही एक्सप्लोर करने लगे। राइली और जेन बहुत ज्यादा ट्रैवल करने के बाद वापस अपने कमरे में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें आराम की भी जरूरत थी। सबसे पहले तो जेन बहुत ज्यादा थक गई होती है, इसीलिए वो बेड पर जाकर सो गई। राइली भी उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था तो वो दूसरी तरफ जाकर सो जाता है। अब यहाँ सोते हुए पता नहीं क्यों बाहर से कुछ लाइट्स दिखाई दे रही थी। इन्हीं रीजंस की वजह से जेन को अच्छी तरीके से नींद नहीं आती और वो खिड़की पर चली जाती है देखने के लिए। अब यहाँ जैसे ही जेन की नजर आसमान की तरफ जाती है तो उसे एक ब्राइट रोशनी दिखाई दी। पहले तो जेन को यही लगा कि ये सारी अरोरा लाइट्स हैं जो इस तरीके की जगह पर बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्मेशन करती हैं। लेकिन देखते ही देखते ये अरोरा लाइट्स की रोशनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो ऊपर की तरफ आने लगी। जेन तो इन चीजों को नोटिस करके यही सोच रही थी कि ये कोई सपना है, क्योंकि अरोरा लाइट्स कभी भी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती। जेन को तो उस इंसिडेंट के बाद नींद आ जाती है और वो अपने बेड पर ही सो गई। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाती है और राइली उस जगह पर आ गया अपनी गर्लफ्रेंड को उठाने के लिए, लेकिन दोनों में से किसी ने भी घड़ी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वहाँ समय तो बरोबर चल रहा था, लेकिन ईयर होता है 2028 का, जबकि वो सब तो 2000 में रहा करते थे। अब ये सारी चीजें क्या हो रही हैं ये थोड़ी देर में पता चलने वाली थी। राइली और जेन तुरंत ही फ्रेश होकर कुछ खाने के लिए चले गए थे क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। होटल में ब्रेकफास्ट और लंच एकदम कॉम्प्लीमेंट्री होता है, लेकिन जब दोनों कैफेटेरिया में पहुंचे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। किसी ने भी उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके नहीं दिया होता। इनफैक्ट उन्हें तो होटल में पूरी शांति लग रही थी और कोई भी स्टाफ और मेंबर दिखाई नहीं देता। उनकी आवाज देने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। अब ये बात उन दोनों को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज लगती है और उन्हें भूख भी लगी थी, तो अब वो डिसाइड करते हैं कि वो बाहर की तरफ किसी दूसरे कैफे में जाकर अपना पेट भरेंगे। लेकिन जैसे ही वो बाहर की तरफ भी कदम रखते हैं तो सब कुछ एकदम सन्नाटा था। एक इंसान भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होता और सब कुछ एकदम ब्लैंक हो चुका होता है। दोनों ये देखकर एकदम चौंक गए थे कि पूरी सिटी के लोग अचानक गायब कैसे हो गए और सिटी के अंदर जो शोर शराबा हुआ करता था वो सब भी एकदम शांत हो चुका होता है। एक समय पर तो राइली और जेन सोचने लगे कि शायद ये कोई फेस्टिवल है जिसमें कि शहर के हर एक लोग वहाँ जाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन अगर फेस्टिवल का सीजन चल रहा होता तो उन दोनों को पता चल जाता। यानी यहाँ पर बात कुछ और ही है जिसका उन्हें पता लगाना पड़ेगा। दोनों उस सिटी के स्ट्रीट पर घूमते रहते हैं इस तलाश में कि उन्हें कोई मिल जाए या फिर वो किसी दूसरे कैफे में जाकर खाना खा सके। उनके मोबाइल फोन्स तो काम कर रहे थे लेकिन किसी से कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पा रहा था। उन्होंने जितने लोगों को भी मैसेज किया सब अनसीन जा रहा होता है। धीरे धीरे तो वो दोनों भी अब टेंशन में आने लगे और जैसे ही वो एक दूसरे कैफे में पहुंचते हैं तो वहाँ पर कई सारी स्क्रीन्स लगाई गई थी। राइली जल्द से जल्द स्क्रीन में न्यूज चैनल्स लगाता है जिससे कि पता चल सके कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन न्यूज चैनल को छोड़कर वहाँ सारी चीजें ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। वो दोनों और ज्यादा डर गए क्योंकि अब तक उन्हें आवाज लगाने पर भी एक इंसान नहीं दिखाई दिया होता है। अब यहाँ जल्द से जल्द कैफे से बाहर निकलने पर उनके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। राइली कहने लगा कि अगर चारों तरफ प्लेग या वायरस फैला है तो लोगों की डेड बॉडी कहाँ पर है, या फिर अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन ने हमारे ऊपर हमला किया है तो इसका सबूत कहाँ पर है। उनकी एटलीस्ट स्पेसशिप तो हमें दिखनी चाहिए जिससे कंफर्मेशन मिल सके। पर अफसोस अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं पता चला होता। जल्द से जल्द वो दोनों अपने होटल में वापस लौटते हैं और राइली ने तो
वर्ल्ड मैप भी चेक करके देखा जिस पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। सब कुछ एकदम से शांत होता है और एक भी लोगों का नामो निशान नहीं। पब्लिक एरिया से लेकर टूरिस्ट प्लेसेस भी एकदम से खाली पड़ गए थे। अब तो उन दोनों को थोड़ा रियलाइज होने लगा कि जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिससे सभी इंसान गायब हो गए हैं। फॉर्चुनेटली इस होटल के अंदर सिर्फ वही दोनों रह गए हैं। पर आखिर उन सभी के साथ हुआ क्या? जेन ने भी अपने हर एक फैमिली मेंबर को कांटेक्ट करने की कोशिश की पर दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। इंटरनेट और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी ही थी, सिर्फ जो इंसान उसे कंट्रोल करते हैं वही गायब हो चुके हैं। राइली इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गया, इसीलिए वो जेन को लेकर वहां से निकलता है और सामने की तरफ जब उन्हें एक कार दिखाई दी जिसका ओनर वहां पर नहीं था तो वो उसके अंदर बैठकर जल्द से जल्द ड्राइव करते हुए शहर से बाहर निकलने लगे। उन दोनों को लग रहा था कि ये शहर ही बेकार है जो लोगों को गायब कर दे रहा है, पर रियलिटी तो इससे भी ज्यादा डार्क थी। राइली और जेन कार की मदद से सीधा उस चर्च के पास चले गए जहां इससे पहले वो एक प्रीस्ट से मिले थे, पर यहाँ पे रिजल्ट वही निकलता है, चर्च के अंदर कोई भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा होता है और कोई भी दिखाई नहीं देता। शायद अब उन्हें भरोसा हो चुका था कि ये पूरा आइलैंड सुनसान हो चुका है। वो दोनों तो इसमें अब कुछ भी नहीं कर सकते और एक दूसरे को पकड़कर रोने लग जाते हैं। राइली जेन को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहना है। ये कोई अनजान फिनोमेना होगा जो हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, पर जल्दी हम यहाँ से निकल जाएंगे। जेन तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए राइली जेन को वापस से होटल में ही लेकर आ गया। थोड़ी देर तक जेन सोती रही क्योंकि उसके दिमाग में कुछ चल नहीं रहा था। इतने सारे लोगों के बीच में वो रहते थे, लेकिन अचानक उन सभी का गायब हो जाना ये किसी को भी शॉक कर देगा। जेन कुछ घंटों तक सोती ही रही और उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी बुरे सपने में मौजूद है। ये सब की सब रियलिटी थी और किस रीजन से ये हुआ है ये उन्हें पता करना होगा। राइली तो अब जेन को तुरंत ही उठाता है जिसमें कि जेन ये कहने लगी कि शायद गॉड हमसे गुस्सा हो चुके हैं, उन्होंने हमें सजा दी है जिससे कि हम किसी को भी देख ही नहीं सकते। पर राइली जो इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं करता था वो कहता है कि जरूर ये कोई साइंटिफिक रीजन है, ये किसी टाइप का वायरस है जिसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता और इसी की वजह से बाकी सारे लोग मारे जा चुके हैं इस आइलैंड पर। राइली तो जेन को फिर से समझाता है कि हमें इस तरीके से हार नहीं माननी चाहिए, अगर हम अपनी बॉडी को तंदुरुस्त नहीं रखेंगे तो हम वैसे ही मर जाएंगे, तो इसीलिए हमें मूव ऑन करके आगे बढ़ना होगा जब तक इसका सोल्यूशन ना मिल जाए। इसीलिए वो राइली के साथ चलते हुए एक घर को चूज करती है। घर के अंदर कोई भी नहीं था, इसीलिए घर उनका हो गया। इस पूरे आइलैंड पर एक तरीके से हक उनका ही हो गया था, यानी वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी चीज यूज कर सकते हैं विदाउट कॉस्ट। अपने अपने रूम सेलेक्ट करने के बाद दोनों काफी ज्यादा खुश हो गए और तो और राइली जेन को एकदम कंफर्टेबल रहने के लिए कहता है और उसके लिए खाना भी बनाता है। जेन भी धीरे धीरे उन सारी चीजों को अडेप्ट करने लगी थी। वो दोनों तो सुपरमार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए और ढेर सारे खाने पीने के सामान अपने साथ घर पर लेकर आ जाते हैं। इसकी तो उन्हें पेमेंट भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं। साथ ही साथ राइली ने ये नोटिस किया था कि यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी के सामान हैं वो सब जियोथर्मल एनर्जी से बनते हैं, यानी कि ये बात साफ है कि कई सालों तक उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो ही नहीं सकती। अब देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों सारी चीजें भुलाकर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। दोनों नाइट क्लब में जाते हैं, गाते हैं, खाना खाते हैं और मजे करते हैं। इस आइलैंड पर सिर्फ वही दोनों मौजूद थे जो अपनी लाइफ आराम से जी रहे होते हैं, पर आखिर ये कब तक चलता रहेगा ये उन्हें भी नहीं पता। कुछ दिन तक तो उनका ये पीरियड बहुत ही अच्छी तरीके से गया, पर यहाँ जेन को बहुत ही उदास लगने लगा क्योंकि वो इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। वो दोनों फिर से डिप्रेशन में चले जाते हैं कि गायब हुए लोगों को वापस कैसे लाया जाए। फिलहाल उनके पास जीने और रहने के सभी साधन मौजूद थे, इसीलिए अब ज्यादा ना सोचते हुए राइली और जेन सीधा निकल पड़ते हैं अपने उस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए। रास्ते में राइली अपने फादर द्वारा दी गई उस पुराने कैमरे से जेन की फोटोग्राफ्स निकाल रहा था। इससे उसे अच्छा लगता क्योंकि उसके फादर की हर एक चीजें बहुत ही प्रीमियम होती है। राइली उन सभी को अपने पास बहुत ही संभाल कर रखता था। राइली जेन के साथ बिताए गए हर एक मोमेंट अपने उस पुराने कैमरा में रिकॉर्ड कर ले रहा था। उन दोनों को वहाँ पर एक फाउंटेन दिखाई देता है जो गर्म पानी का था, इसीलिए वो दोनों अपने कपड़े निकाल के कंफर्टेबल होते हैं और काफी मजे करते हैं। काफी खेल कूद करने के बाद बहुत नींद आने पर वो ग्रास पर ही सो गए थे। वो उस आइलैंड और पूरे फॉरेस्ट की हर एक चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे और वहाँ के नेचर को बहुत पास से देखते हैं। वापस अपने घर पर आने पर वो कुछ ग्रोसरीज इकट्ठा करने के लिए स्टोर में चले गए। जेन तो कई सारे फ्रूट्स और सामान अपने पास रख लेती है और फिलहाल वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी तो वो उन सारे कैंस को पंच मारने लगी। ये उसकी हॉबी होती है क्योंकि फ्री टाइम में वो हमेशा बॉक्सिंग किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ राइली भी उसी स्टोर में होता है जो कि एक कार्ट के साथ खेल रहा था। वो कार्ट के ऊपर चल के उनकी व्हील्स की मदद से यहाँ से वहाँ घूम रहा होता है, पर अचानक एक मोमेंट ऐसा आया जब वो पूरी कार्ट पलट जाती है। राइली भी बहुत जोर से गिर गया था और उसके हाथ पर चोट आ गई थी। उसकी आवाज सुनकर जेन वहाँ पर आई और राइली की मदद की उसके चोट को ठीक करने के लिए। अफसोस की बात ये थी कि ये इंजरी बहुत ही कम थी,
अगर कोई बड़ी इंजरी हो जाती तो यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है जो कि रायली का इलाज कर सके। इस बात से जेन काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। पर यहाँ जब रात हुई तो रायली ने उसे मनाने के लिए एक डिनर डेट का इंतजाम किया। वो एक रोमांटिक डिनर डेट होती है जिसमें जेन बहुत अच्छी तरीके से बन ठन के जा रही थी। दोनों प्यार से एक टेबल पर बैठते हैं और रायली एक अच्छी वाइन सर्व कर रहा था, पर अभी भी जेन के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो सबसे पहले रायली को थोड़ा डांटती है और कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर इन फ्यूचर जेन भी कहीं गायब हो जाए और रायली को अकेला रहना पड़े तो फिर वो अपना सर्वाइवल कैसे करेगा ये उसे नहीं पता। लेकिन जेन जब तक उसके साथ है तब तक रायली प्रॉमिस करता है कि वो ऐसी अनजान हरकतें फिर कभी नहीं करेगा जिससे उसे चोट लगे। दोनों ही कपल इस मोमेंट पर काफी ज्यादा डिप्रेशन में चले गए होते हैं। एक तो आसपास इतने सारे लोग गायब हो जाना और पूरी तरीके से आइलैंड पर अकेले रहना, ये किसी खतरनाक श्राप से कम नहीं है। और इन्हीं चीजों का रिजल्ट उनके रिलेशनशिप पर भी पड़ रहा है। उनके बीच में दूरियां अब बढ़ने लगी थी। जेन अब वापस से अपने कमरे में आकर चेंज कर लेती है और बेड पर लेटी रहती है। जेन यहाँ रायली को बताती है कि उसके पास एक किताब हुआ करती थी जो उसके फादर ने दी होती है बड़ी प्यार से, लेकिन जेन ने उस किताब को अच्छी तरीके से पढ़ने के बजाय उस पर कई सारी चीजें लिख दी और वो हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में जो भी होता था वो सब मेंशन करती थी। जेन की एक बार ख्वाहिश थी कि जो चीज वो पूरा नहीं कर पाई, यानी अपने फादर द्वारा दी गई किताब को पढ़ना, लेकिन फिलहाल वो किताब उसके पास नहीं है। रायली समझ चुका था कि जेन को क्या चाहिए, पर इस समय वो इस आइलैंड पर है जहाँ उनके अलावा कोई भी नहीं था, तो फिलहाल उन्हें यहाँ पर वो करना चाहिए जिसके लिए वो लोग आए थे, यानी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना और मजे करना। रायली हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि जेन को बाहर लेकर जाए और एक्सप्लोर कराए, पर दोनों के मन में अभी भी वो सवाल थे कि अगर रिसोर्सेज जब तक चल रहे हैं, अगर वो खत्म हो जाए तो वो सरवाइव कैसे करेंगे। धीरे धीरे सुपरमार्केट में जितने भी कैन फूड्स और खाने की चीजें रखी गई थी वो सब एक्सपायर होने लगी। अगर ऐसा चलता रहा तो वहाँ पर अब रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। भले ही वो दोनों क्वांटिटी में दो हैं, लेकिन फूड की एक्सपायरी तो निश्चित थी। अगर उस डेट के क्रॉस हो गया तो वो चाह कर भी फूड को नहीं खा पाएंगे। लेकिन रायली यहाँ पर उन सारे कैन फूड्स को खाते जा रहा था, पता नहीं क्यों। जेन रायली को देखकर उसे रोकने की भी कोशिश करती है, पर वो कहता है कि ये कुछ ही दिन बाकी हैं इसे एक्सपायर होने में, उससे पहले मैं इसे खाकर खत्म कर देता हूँ। जेन इस बात से भी परेशान थी कि जो जियोथर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, अगर वो कुछ समय में खत्म हो जाएगी तो उनके पास बिल्कुल भी एनर्जी बची नहीं रहेगी। वो ना तो कुछ पका पाएंगे और ना ही कुछ नेचुरल चीजें खा पाएंगे। तब जाकर रायली कहता है कि हमें फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए और हंटिंग भी, जिसमें हम जानवरों को पकड़कर उनका मांस जलाकर खाएंगे, सेम वैसा ही जैसा कि ट्राइब वाले लोग करते हैं फॉरेस्ट के अंदर। अब जेन को शुरुआत में ये सारी चीजें मजाक लगती हैं, क्योंकि वो दोनों मॉडर्न सिटी से बिलोंग करते हैं और ऐसी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की। पर सिचुएशन इतनी बेकार चीज है कि बड़े से बड़े लोगों को जमीन पर ला देती है। उन दोनों को आगे कौन सी मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी वो भी पूरी तरीके से अकेले होकर, ये उन्हें भी अंदाजा नहीं था। जेन तो हमेशा की तरह इवनिंग वॉक पर निकल जाती और वो बार बार उसी चर्च के पास आ जाती है। जैसा हमें पता है कि वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है और गॉड में मानती है। जब से वो इस जगह पर फंसे हैं वो हमेशा प्रे करने के लिए यहाँ पर चली आती। अब जेन जब उस ग्राउंड पर आती है तो वहाँ एक स्टैचू रखा गया था और अब अगले मोमेंट में जेन उस स्टैचू से बात करने लगी थी। लिटरली उसके अंदर जान नहीं होती, लेकिन फिर भी जेन ऐसा दिखाती है कि वो उसका दोस्त है और वो तो उससे हर एक बातें शेयर करने लगी जैसे वो बदले में रिप्लाई देगा। घर पर वापस लौटने के बाद रायली जितना हो सके जेन का ध्यान दूसरी तरफ रखता था। उसे ऐसा फील नहीं होने देता कि वो ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ से निकलना एकदम से नामुमकिन सा लग रहा है। रायली टॉप जेन को उस आइलैंड पर मौजूद अलग अलग अनजान जगहों पर लेकर जाता है ताकि उसे एक्सप्लोर करने में मजा आए, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि जेन किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं ले रही थी। उसे सिर्फ यहाँ से बाहर निकलना था और इस तरीके से अकेले नहीं रह सकती। दोनों अब ट्रेवल करते हुए एक ऐसे ब्लैक वाले एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुई थी। प्लेन का मलबा पूरी तरीके से वहाँ पर पड़ा हुआ था और रायली तो इसे पीस ऑफ आर्ट मानता है। उसके वो फोटोग्राफ्स निकाल रहा था और कहता है कि इसका नजारा कितना अच्छा है, लेकिन जेन उसे उस नजरिए से ही देख रही थी कि इसने कितने लोगों की जानें गई होंगी। ये प्लेन जरूर यहाँ पर किसी रीजन की वजह से क्रैश हो गया होगा और इस जगह पर सिर्फ खून ही खून फैल सकते हैं। इन बातों से रायली का मूड भी खराब हो जाता है क्योंकि जेन अब पूरी तरीके से नेगेटिव हो चुकी थी। भले ही रायली कितना भी कोशिश कर ले जेन का ध्यान भटकाने का, पर जेन बार बार उस जगह पर चली जाती और उसे भी नेगेटिव बनाने की कोशिश करती। जेन अब इतना ज्यादा गुस्सा हो गई कि वो कार उठाती है और तुरंत ही चल पड़ती है वहां से। उसने तो रायली को भी कार के अंदर नहीं बिठाया। बेचारा रायली वहां से जाने का डिसाइड नहीं करता और जब रात होने लगी तो वो उसी प्लेन के मलबे में सो जाता है। अगले दिन रायली जेन के पास न लौटते हुए उस आइलैंड की और जगह को एक्सप्लोर कर रहा था और वहाँ की यूनिक चीजों की फोटोग्राफ्स लेता है। उसके हिसाब से एक यही कैमरा है
जो कि इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता। आगे आने वाले सालों में जब पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी तो इसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से वो अपनी मेमोरीज जमा करके रख सकता है। लेकिन ये सारी बातें वो जेन को कैसे समझाए उसे नहीं समझता। अब कई सारी इमेजेस लेने के बाद उसकी कैमरा की फिल्म खत्म हो गई थी, तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप में चला गया अपने लिए कुछ लेने के लिए। लेकिन ऐसी खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाएं जहां पृथ्वी पर से सारे इंसान किसी अनजान रीजन की वजह से गायब हो चुके हो, तो ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करने के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की जरूरत होगी। भले ही अभी हमारे पास कई सारी रिसोर्सेस और इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब वो सब खराब हो जाएंगी। तो इस कंडीशन में सबसे पहले वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट द्वारा बताई गई टेक्निक को फॉलो करना है। हमें सबसे पहले वो सारी बुक्स जमा करनी है जिसमें फार्मिंग से रिलेटेड मेडिसिन के बारे में सब नॉलेज लिखी गई हो, क्योंकि एक समय के बाद इंटरनेट भी खत्म हो जाएगा और जो उन्हें नॉलेज कंज्यूम करना होगा वो भी एकदम से एक्सटेंड हो जाएगा। तो जितनी भी काम की बुक्स हैं सर्वाइव करने की, वो सब अपने पास रख लें। फार्मिंग स्टार्ट कर दें और नेचुरल रिसोर्सेज पर जिंदा रहें। हमें एनर्जी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस और हाइड्रो सिस्टम का यूज करना है, जिससे कि कभी इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने का डर ही ना बैठा रहे। ये भी डिसाइड करना है कि कितने दिनों तक हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज मौजूद हैं। पर डे में 2 मील डिसाइड कीजिए और थोड़ा थोड़ा ही खाना खाइए। अब बात रही अकेलेपन को दूर करने की, तो एक्सरसाइज करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम एस्ट्रोनॉट्स का, जो सालों तक स्पेसशिप में अकेले रहते थे। उनके माइंड को डाइवर्ट रखने के लिए डॉक्टर्स उन्हें एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। तो यही चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए और ट्राई करना है कि हम अपनी जनरेशन आगे बढ़ाएं। इससे ही वापस से पृथ्वी पर आबादी बढ़ती जाएगी इंसानों की। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी राइली और जेन के बीच में भी जो मन मुटाव था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ होता। राइली भी अब सोच में पड़ गया था कि इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो वो क्या करेगा। इसीलिए उसने अपने साथ कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस ले लिए, जिससे कि वो एक हाइड्रो सिस्टम बनाएगा और उसी से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। स्टोर से सारी हार्डवेयर वाली चीजें लेने के बाद जब वो लिफ्ट में जा रहा था तो उसे थोड़ी देर के लिए सफोकेशन होने लगी, जब वहाँ का दरवाजा ओपन नहीं होता और अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाती तो वो हमेशा हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाता। वापस आने के बाद वो सारे सामान को कंबाइन करके अपना वो सिस्टम बनाने लगता है। यानी राइली को वो बातें समझ में आ गई हैं कि सारी चीजें ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगी। उन्हें अभी से प्लान करना होगा, तब जाकर वो सरवाइव कर पाएंगे। दूसरी तरफ जेन का दिमाग अलग ही चल रहा था। वो अपनी दुनिया में होती है और जो उसे अच्छा लगता वही करती। कभी थिएटर में चली जाती और अलग अलग टाइप के सीन्स देखती, और कभी वो एक फार्म में आ जाती जो हॉर्स राइडिंग करती। पर अंत में उसे राइली के पास तो आना ही था, क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में अब कोई बचा ही नहीं है। राइली तो एक पहाड़ी वाले इलाके पर लगातार फोटोग्राफी करता जा रहा था। जेन जब वहाँ पहुँचती है तो वो राइली को देखकर चौंक गई, क्योंकि वो उसे वापस लेने नहीं आया था और इसी एटीट्यूड के चलते जेन ने उसे एक्सेप्ट किया और उससे नाराज होना बंद कर दिया। दोनों उसी जगह पर बैठकर आराम करते हैं और राइली तो उसे भरोसा दिला रहा था कि मैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लूंगा। यानी वो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड जेन से प्यार करता है। दोनों अब वहाँ से निकलते हुए शहर में जाते हैं और कई सारे स्टोर्स को चेक करते हैं। उस जगह पर एक फोटोग्राफर का शॉप भी था, तो उसके अंदर जाकर राइली ने कई सारी फिल्म्स कलेक्ट कर ली और जेन भी अपने काम की बहुत सारी चीजें ले लेती है। शहर में उनका कोई है नहीं, तो इसीलिए राइली ने प्लान बनाया कि वो कैंपिंग के लिए जाएंगे, जो वो यहाँ पर प्लान करके आए थे। गाड़ी के अंदर बैठकर वो सिटी से बाहर निकल जाते हैं और पास ही वाले फॉरेस्ट इलाके में कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं। जब थोड़ा वो अंदर पहुंचे तो पता चला कि उस जगह पर एक चैम्बर बना हुआ है। वहाँ के दरवाजे खुले हुए हैं और चीजें बिखरी पड़ी थी, यानी यहाँ पर इससे पहले कोई तो रह रहा था जो अब यहाँ से गायब हो चुका है। थोड़ी देर तक उस जगह पर रहने के बाद जब वो अपना सामान रखकर बाहर आते हैं तो उन्हें सामने की तरफ एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसका नाम नील होता है। नील उन दोनों को देखकर एकदम चौंक गया और उसे हार्ट अटैक भी आने लगा, क्योंकि इतने सालों के अंतराल में उसने पहली बार इंसान को देखा था। नील बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था, इसीलिए राइली उसकी मदद करने के लिए आता है। उनके पास जितने भी खाने पीने के सप्लाईज थे वो उससे शेयर कर रहे थे और उस चैम्बर में लेकर आ जाते हैं। जेन थोड़ा खुश हो रही थी क्योंकि एटलीस्ट उसने एक आदमी को देखा, बट वो अभी भी डरी हुई थी। नील उन सभी को डिटेल में बताता है कि अचानक कुछ ऐसे फिनोमेना हुए जिससे कि बाकी सभी लोग गायब हो गए। नील की फैमिली इसी जगह पर रहती थी और वो सब बचे रहे, लेकिन कई साल बाद जब वो अपने घर पर वापस लौटा तो पता चला कि उसकी वाइफ और उसके बेटे ने संबंध बना लिया है। इतने सालों तक गायब रहने के बाद उनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा। हमारे पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं बचे हुए थे, तो धीरे धीरे एक एक करके सभी मर गए। नील यहाँ पर डरी हुई जेन को समझाता है कि हमें हिम्मत से काम लेना होगा। जो भी हुआ है वो गॉड की मर्जी से हुआ है और गॉड ही इस फिनोमेना को ठीक करेंगे जिससे पूरी इंसानियत वापस से आ जाए। तब तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो और सिचुएशन से फाइट करो। जेन और राइली को इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और वो उसी जगह पर अपना दिन गुजारने लगे। लेकिन सुबह होने के बाद राइली जेन को एक दुखद खबर सुनाता है कि नील की मृत्यु हो गई है। ये तो निश्चित बात थी क्योंकि वो बहुत कमजोर हो चुका होता है। राइली और जेन कैसे भी करके नील को पास ही वाले एक जगह पर जाकर गाड़ देते हैं। ये वही जगह थी जहाँ उसने अपने पूरे फैमिली मेंबर को दफन किया था, पर उन्हें नहीं
नहीं समझता कि नील के बाकी मेंबर्स तो काफी जवान थे, वो इस तरीके से कैसे उससे पहले ही मर गए। अब तो ये सारा राज नील के साथ ही दफन हो गया होता है। जीन का बिहेवियर अब पहले से बहुत एग्रेसिव हो चुका था, क्योंकि एक इंसान उसे मिला होता है वो भी मर गया। राइली जीन को लेकर वापस से शहर में आ जाता है कि वो अपनी जिंदगी वापस से अच्छी तरीके से गुजारेंगे, लेकिन जीन अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी। उसे लगने लगा कि जैसे वो आदमी मिला था और भी कई सारे सर्वाइवर्स यहाँ मौजूद होंगे, इसीलिए वो हर एक घर में जाकर चेक करने लगी कि वहाँ पर कोई मौजूद तो नहीं है। जिस घर में भी कुछ भी नहीं होता वो वहाँ पर क्रॉस सिंबल लगा देती। राइली उसे फिर समझाता है कि ये बेकार की चीजें हैं, जब कोई यहाँ पर है ही नहीं तो उन्हें ढूंढने का मतलब क्या। उससे अच्छा होगा कि हम अपने आगे आने वाली जिंदगी के लिए प्रिपेयर करें। लेकिन जेन अपनी जिद पर अड़ गई थी और वो और भी ज्यादा सर्वाइवर्स को ढूंढने निकल पड़ी। वहीं दूसरी तरफ राइली अपने विंड टर्बाइंस को बनाने में कामयाब हो जाता है, यानी इससे वो छोटे अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहा था। थोड़ी देर तक दोनों में बहस चली और फिर बाद में वो ट्रेवल करते हुए समुद्र के किनारे आ चुके थे। राइली लगातार फोटोग्राफ्स निकालते हुए जेन को ये कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन ये बहता हुआ पानी पहले भी वैसा था और अब भी वैसा है। ये पानी एक जगह पर कभी रुकता है तो कभी तेजी से चलता है। वो दोनों इस मोमेंट को बड़े प्यार से देखते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में उन्हें एक दूसरे का सहारा बनना ही पड़ेगा। अब यहाँ जब जेन कुछ प्रिपेयर कर रही थी तभी उसके लैपटॉप पर नोटिफिकेशन की आवाज आती है। उसे लगा किसी ने उसे मैसेज किया है और जरूर मदद करने आएगा, लेकिन वो राइली था जिसने उसकी ब्यूटीफुल पिक्चर भेजी होती है। इस बात से जेन और ज्यादा निराश हो गई और उसकी सारी होप्स खत्म हो चुकी थी। राइली जब कई घंटों तक सोया था और जब वो वापस आता है तो उसने एक एनवलप देखा। उस एनवलप को जब उसने ओपन किया तो उसके अंदर जेन की फोटो थी, लेकिन वो नोटिस करता है कि ये फोटो तो उसने खींची ही नहीं। ये उसी चट्टान के इलाके की फोटो थी जहाँ पर वो जाया करता था, पर उसने तो उस जगह पर जेन की कभी फोटो ही नहीं खींची। घर में पूरी तरीके से जेन को आवाज देने पर भी जेन वहाँ नहीं होती तो राइली तुरंत ही अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल पड़ता है चट्टानी वाले इलाके में। यहाँ घर के अंदर राइली ने जो टर्बाइंस वाला सिस्टम बनाया था वो काम करने लगा होता है। पानी अच्छी तरीके से उनके घर में आ रहा था विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के। राइली जल्द से जल्द जब उस पहाड़ी वाले इलाके पर पहुंचा तो वो चारों तरफ नजर घुमाता है, पर वो पूरी तरीके से शॉक रह गया जेन की डेड बॉडी पानी में तैरते हुए देखकर। तुरंत ही राइली जेन को बचाने के लिए अंदर तो गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। जेन जो कि इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई होती है अकेले रहते हुए, उसने अपनी जान देने का ही डिसीजन ले लिया था। राइली उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी वो गर्लफ्रेंड अब मर चुकी है। इनफैक्ट अब तो राइली ने भी अपनी जान देने की कोशिश की, पर बहुत ही ज्यादा दम घुटने के कारण वो बाहर निकल आता है। राइली की हालत इतनी ज्यादा बेकार हो गई थी कि वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। अब उसके गर्लफ्रेंड के जाने के बाद इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एक ही इंसान बचा हुआ है, यानी कि वो खुद राइली है। राइली ने अपनी डेड गर्लफ्रेंड की बॉडी को बाहर निकाला और अपनी कार में जाकर बैठ गया। वो बहुत ही रो रहा था और लगातार अपनी कार चलाता रह गया, पर यहाँ उसने स्टीयरिंग व्हील को छोड़ दिया जिससे कि कोई एक्सीडेंट हो जाए और उसकी भी जान चली जाए। लेकिन उसे अपने फादर की बात याद आती है कि उसे सरवाइव करना है, इसीलिए उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया और वहां से निकल गया। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरह की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।